डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सारांश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ की एक छोटे से गांव देवमई में रहता हूँ और आज मैं आपके साथ पिछले साल की वो डरावनी घटना शेयर करने वाला हूँ जिसे याद करके मैं और मेरा परिवार आज भी डर जाते हैं। ये मार्च का महीना था और हमने शहर में एक ज़मीन ले रखी थी। कानपुर में वैसे ज़मीन काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन शहर के बाहर नई बन रही कॉलोनी में हमें एक ज़मीन मिल गई थी और हम वहाँ पर घर बनाने का प्लान बना रहे थे। मैं और मेरा परिवार कब से सोच रहे थे कि हम शहर में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन हमें अच्छी और सस्ती ज़मीन नहीं मिल रही थी, इसलिए हम शहर नहीं आ रहे थे। हम यहाँ पर कई साल किराए पर रह आए थे, इसीलिए हम गांव में वापस आ गए, क्योंकि किराया काफ़ी महंगा होता जा रहा था और हमारी कमाई कम थी। लेकिन फिर भी हमने पैसे जोड़े हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना उन पैसों का इस्तेमाल करके हम ज़मीन खरीद लें और उसके बाद उसके ऊपर ही घर बनाना शुरू कर दें। मैं और मेरे पापा ने मिलकर किसी तरह से एक ज़मीन खरीद ही ली थी और वहाँ पर धीरे धीरे हम घर बनाने वाले थे। पापा ने मुझे और मेरे भाई साहिल को शहर में ही एक किराए के छोटे से कमरे में रहने के लिए कह दिया था, ताकि हम शहर में रहें, वहाँ पर काम ढूंढ लें और धीरे धीरे घर भी बनता ही रहेगा। हमने भी अपना थोड़ा बहुत सामान उस कमरे में शिफ्ट कर दिया था और ये भी उसी कॉलोनी के पास पड़ते पुराने घरों में से एक था। यहाँ पर आसपास भी कई घर थे, लेकिन इस घर का मकान मालिक काफ़ी खड़ूस था। पहले ही दिन जब हम सामान शिफ्ट कर रहे थे तो वो हमें कहने लगा कि हमें ज़्यादा गंदगी नहीं डालनी है और ये शरीफों का मोहल्ला है, इसलिए यहाँ पर सही बनकर रहना है। हमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं था और ये हमारा पहला दिन था, तो हम समझ गए कि इस खड़ूस से हमारा पाला रोज़ पड़ने वाला है। मकान मालिक ने हमें नीचे वाला फ्लोर दिया था और यहाँ पर एक कमरा, एक रसोई और एक बाथरूम था, जबकि इसके ऊपर काफ़ी कमरे बने हुए थे। हमारी एक तरफ 2-3 दुकानें थीं और वहाँ किसी ने अभी तक वो दुकानें ली नहीं थी। मकान मालिक ने खास तौर पर कह रखा था कि नीचे ज़्यादातर सफाई ही रखनी है। यहाँ पर पहले भी जो लड़के रहा करते थे वो यहाँ गंदगी डाले रखते थे, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। अगर हमें सही से रहना है और ज़्यादा देर तक रहना है तो सफाई करके ही रखना पड़ेगा। हमने भी हाँ में हाँ मिला दी और सारा सामान सेट करने के बाद शाम के वक्त हम अपनी उस ज़मीन को देखने के लिए निकल पड़े। मेरा भाई बार बार मुझसे पूछ रहा था कि वो ज़मीन कैसी है, कैसे इलाके में है और आसपास कितने घर बने हुए हैं। मैं उसे पहले बता नहीं रहा था, क्योंकि मैं भी उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। हमने थोड़ी बड़ी ज़मीन खरीदी थी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इतनी बड़ी ज़मीन खरीद पाते, लेकिन ये ज़मीन ही हमें काफ़ी सस्ते में मिल गई थी, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। शाम के 6 बजे हम उस ज़मीन को देखने के लिए निकल पड़े। मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा उतावला हुआ जा रहा था, इसलिए हम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच गए। ये ज़मीन काफ़ी बड़ी थी और मेरे भाई को एक सरप्राइज़ मिला था। वो हमेशा से चाहता था कि हमारा घर बड़ा हो, सामने छोटा सा गार्डन बना ले, वहाँ पर हम सब्जियाँ उगाएं, और ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो तो उस मिट्टी में लौटना शुरू हो गया और वहाँ पर नई नई शायद मिट्टी डलवाई गई थी, अभी अच्छी तरह से घास भी नहीं उगी थी। मैंने हाथ लगाकर देखा तो मिट्टी सख्त हो चुकी थी, अभी तक उसमें कोई भी घास उगी ही नहीं थी। हर कोने में ऐसा ही हाल था। आसपास के कई प्लॉट में वहाँ घास उगी हुई थी, लेकिन हमारे इस प्लॉट में कोई घास नहीं थी। इसे देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। मैंने थोड़ी सी मिट्टी उखाड़ कर देखने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी पूरी तरह से जमी हुई थी। देखने में भले ही ऐसा लग रहा था कि नई नई भर्ती डलवाई गई है, लेकिन ये मिट्टी पुरानी थी, फिर भी यहाँ पर घास नहीं आई हुई थी।
आसपास के प्लॉट में भी बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई थी, लेकिन काफ़ी दूर वाले प्लॉट साफ सुथरे थे। शायद यहाँ पर इसी प्लॉट को बेचा गया है और आसपास के प्लॉट को किसी ने अभी तक खरीदा नहीं है, भविष्य में शायद खरीद लेगा। सड़क सामने वाली काफ़ी चौड़ी सी नज़र आ रही थी, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे घर बनेंगे यहाँ, तब यहाँ पर सेफ्टी होगी। मेरा भाई तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था कि बड़े आराम से खुले घर में रहेंगे हम और हर शौक पूरे करेंगे। लगभग 8 बजे तक तो हम वहीं पर थे और मेरा भाई वहाँ से घर जैसे आना ही नहीं चाहता था। वो बार बार वहाँ पर खेले जा रहा था, आसपास घूमे जा रहा था, इलाका देखे जा रहा था, लेकिन 8 बजे किसी तरह मैं उसे घर ले ही आया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। खाना भी तो मुझे ही बनाना था। वो कम ही खाना बनाता है, लेकिन हमें यहाँ पर रहना है तो खाना इकट्ठे मिलकर ही बनाना और खाना पड़ेगा। उस रात 9 बजे तक तो मैं खाना बनाता रहा और हम खाना खाकर सो गए। अगली सुबह बहुत ही अजीब थी। हम जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकले, बाहर बहुत सारी मिट्टी बिखरी पड़ी थी, उस पर कई छोटी छोटी हड्डियां पड़ी थी। इसे देखकर मैं हैरान हो गया। मैं तो पूछना चाहता था, आखिर ये मिट्टी किसने डाली है? क्या इसे यहाँ पर मकान मालिक ने डाला है? उसके बाद मैं बोलने लगा तो मकान मालिक भी ऊपर से नीचे आ गया और इस मिट्टी को देखने के बाद तो वो मुझसे ज़्यादा गुस्से में था। वो मुझे और मेरे भाई को गालियां दे रहा था कि हमने रात को क्या किया है जो यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी बिखेर दी है और ये हड्डियाँ यहाँ पर कैसे पहुँच आई हैं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन मकान मालिक हम पर ही शक कर रहा था। उसने कहा, अब तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस तरह से मिट्टी यहाँ पर नहीं पहुँची है, रात को ही कुछ किया है तुम लोगों ने। यकीनन तुम ही तो नीचे थे, हम तो ऊपर से नीचे आए ही नहीं। उसके बाद लगभग 2 घंटे लगे उस मिट्टी को साफ करने में। वो मिट्टी तो थोड़ी सी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बिखेरी हुई थी। और वो हड्डियाँ यहाँ पर कहाँ से आ गई? क्या ये किसी जानवर की हड्डियाँ हैं या इंसानी हड्डियाँ या किसी पंछी की हड्डियाँ हैं जो यहाँ पर किसी ने डाल दी हैं? पहले पहले तो कुछ समझ में नहीं आया और सफाई करके हम लोग वहाँ काम ढूंढने के लिए निकल गए। पूरा दिन हम काम ढूंढते रहे और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। यहाँ पर काम ढूंढने में इतनी परेशानी होगी हमें पता नहीं था। हमने तो घर किराए पर ही उस ज़मीन के पास लिया था, इसलिए शहर के बिल्कुल बीच में जाने में भी हमें खर्च हो रहा था। शाम को हम जल्दी ही घर आ गए और इसके बाद मेरा भाई बार बार उस प्लॉट को देखने की ज़िद कर रहा था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए हमने जल्दी ही खाना खा लिया और सो गए। लेकिन आज की ये रात कोई साधारण रात नहीं थी। लगभग 10 बजे मेरी नींद अचानक ही खुल गई और मुझे लगा कोई बार बार मुझे धक्का देकर उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आवाज़ लगाई, साहिल उठा मत, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, तू बार बार मुझे हिलाए जा रहा है। लेकिन साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो एक तरफ करवट करके लेटा हुआ था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं बार बार उससे सवाल किए जा रहा था, क्या तुझे नींद नहीं आई जो मुझे हिलाए जा रहा है? लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा शायद उसने नींद में ही मुझे 1-2 बार लात मारी होगी। मैं फिर से सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे फिर से फील हुआ जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो, कोई टांग मारी हो। अब मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था और मैंने साहिल को कहा, बार बार धक्के मत मार, देख उठकर बात कर, क्यों बार बार लाते मारी जा रहा है? नहीं नींद आई तो बता देना। लेकिन वो बिल्कुल हिला ही नहीं और उसके बाद मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं एक तरफ गया और मैंने जैसे ही लाइट का बटन दबाया, मैंने देखा बेड बिल्कुल खाली था। वहां साहिल लेटा हुआ था और एकदम से गायब ही हो गया। तभी बाहर का दरवाज़ा खुला और बाहर से साहिल अंदर आया। उसने मुझे इस तरह से खड़े देखकर पूछा, आखिर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो और लाइट को क्यों जलाया हुआ है? मुझे लगा तुम सो रहे हो। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर मैं सैर किए जा रहा था। ये सुनकर मैं काफ़ी डर गया। मैंने उससे कहा, झूठ मत बोल, अभी तो मेरे साथ लेटा हुआ था और बाहर कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला, और तूने तो दरवाज़ा भी कब बंद कर दिया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन साहिल कहता रहा कि वो तो बेड पर लेटा ही नहीं था। मैंने उससे कहा, देख अभी मैंने लाइट जलाई है, लेकिन इससे पहले जब लाइट बंद थी मुझे तू नज़र आ रहा था एक तरफ करवट किए हुए उधर बेड की साइड पड़ा हुआ था। उसने कहा, बिल्कुल नहीं।
मैंने जैसे ही लाइट बंद की हम दोनों के होश उड़ गए। वहां बेड पर कोई लेटा हुआ था जो सिर्फ अंधेरे में ही नजर आ रहा था। उसकी बस पीठ ही नजर आ रही थी और इसे देखकर हमारे होश उड़ चुके थे। इसे देखने के बाद हम कमरे से बाहर आ गए और चिल्लाने लगे। वहां पर उस मकान का मालिक भी नीचे आ गया था और वो हमसे पूछने लगा कि हम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उसे बता नहीं पा रहे थे। फिर भी किसी तरह से हमने उसे बताया कि हमें घर के अंदर एक प्रेत नज़र आ रहा है, जो लाइट में तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन लाइट बंद करते ही बेड पर दिख रहा है। उसने करवट ली हुई है। वो मकान मालिक जैसे ही अंदर गया उसने कहा, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हम भी उस कमरे के अंदर गए और हमें भी कोई नज़र नहीं आया, लेकिन हमने अपनी आँखों से उसे देखा था। वो अंधेरे में नज़र आता था। उसके बाद हमारा मन उस कमरे के अंदर जाने का नहीं हो रहा था, लेकिन उस मकान का मालिक बार बार हमें कहे जा रहा था कि इस तरह से भ्रम मत फैलाओ, चुप करके सो जाओ। उसके बाद वो ऊपर चला गया और हम फिर से उस बेड पर लेट गए, लेकिन ना तो साहिल को नींद आ रही थी और ना ही मुझे। हमें पूरी रात ऐसा एहसास होता ही रहा कोई ना कोई इस कमरे में मौजूद है। और जब अगले दिन हम उठे, उस कमरे से बाहर निकले, सामने थोड़ी सी मिट्टी बिखरी हुई थी और कुछ हड्डियां भी वहां पर गिरी हुई थी। इसे देखने के बाद हम हैरान हो गए और उस मकान का मालिक तो पहले ही छत से उसे देख चुका था और वो हमारी तरफ घूरे जा रहा था। नीचे आकर फिर से वो हमें बोलना शुरू हो गया, तुम लोग करते क्या रहते हो? रात को तुम्हें प्रेत नजर आते हैं, दिन के वक्त तुम यहाँ पर मिट्टी बिखेर देते हो। तुम पूरी रात क्या यही काम करते रहते हो? उस दिन हमें बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी और फिर से 9 बजे के करीब हम काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल आए। लेकिन आज मेरा भाई कह रहा था, हमें इस घर में रहना ही नहीं है। लगता है यहाँ पर कोई टूना टोटका करता है और हमें डराने की कोशिश करता है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कल रात हमें भूत नजर आया था ना, आपने भी देखा था ना। ये मिट्टी हड्डियां कौन फेंक जाता है? मुझे लगता है कोई हम पर टूना टोटका करना चाहता है और अगर हम कुछ दिन इस मकान के अंदर रहे तो ज़रूर हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। मैं नहीं रहना चाहता वहाँ। उसके बाद हमने पूरा दिन लगा दिया एक कमरा ढूंढने के लिए और पास में ही आखिरकार हमें कमरा मिल भी गया। हमने शाम के वक्त ही सामान वहाँ से उठवाया और उस नए कमरे में रखवा दिया। भले ही वहाँ पर कोई मकान मालिक नहीं था, वो कमरा छोटा था, लेकिन फिर भी उस डर से दूर तो हमें रहना ही था। उस मकान का मालिक हमें काफ़ी बोल रहा था, लेकिन फिर भी हमने वहाँ से सामान उठवा ही लिया। आज 8 बजे तक हमने सारा सामान इस नए कमरे में शिफ्ट करवा दिया था। मेरा भाई भी बहुत खुश था। भले ही हम सही जगह पर बेड को नहीं लगा पाए थे, लेकिन नीचे गद्दे बिछाकर ही आज हम सोने वाले थे। मेरा भाई खुश था। हमने खाना बनाया, खाना खाया। उसके बाद सोने के लिए हम जैसे ही कमरे के अंदर गए, हमने देखा जैसे कोई बिल्कुल सामने दीवार के पास खड़ा है। हमारा कमरा तो खाली था, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। ये दीवार के पास सटकर कौन खड़ा है? हमने जैसे ही लाइट जलाई, वो जैसे गायब हो गया। ये एक परछाई सी थी जो अंधेरे में नजर आ रही थी और जैसे ही हम लाइट बंद करते, वो रोशनी, जैसे ही हम लाइट बंद करते, कोई सामने परछाई की तरह खड़ा हुआ नजर आता। बाहर से चांद की रोशनी जितनी कमरे के अंदर आती, उसमें ये काली सी परछाई नजर आती, जिसे देखकर हम डर जाते। मेरा भाई बार बार कह रहा था, कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है हमारे पीछे ये प्रेत पड़ चुका है, ये हमारे कमरे के अंदर तक पहुंच जाता है। मेरा भाई कभी इतना डरपोक नहीं रहा, लेकिन इस प्रेत को देखने के बाद वो बार बार डर रहा था। उसके बाद हमने उस कमरे की रोशनी जलाई और वहां से गद्दे उठा लिए। हमें लग रहा था हम पर किसी ने टूना टोटका कर दिया है, इसलिए हमारे कमरे के अंदर वो प्रेत पहुंच जाता है और हो सकता है वो हमें नुकसान भी पहुंचा दे। हमने वो गद्दे उठाए और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर छत पर चले गए। यहाँ मौसम थोड़ा सही ही था, इसलिए ऊपर गद्दे बिछाकर हम सोने की कोशिश करने लगे और यहाँ पर शांति थी। हमें वो साया नज़र नहीं आया और मेरी भी आंख लग गई। लगभग 12 बजे मेरी आंख खुली। मुझे लगा किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैं अपने भाई की तरफ इधर देखने लगा और वहाँ मेरे भाई ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी। मैं अपने भाई को हाथ लगाना चाहता था, लेकिन कल रात हमारे साथ जो हुआ उस कारण मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी।
मैं पहले उठकर इधर उधर देखने लगा, कहीं वो आसपास सैर तो नहीं कर रहा, कहीं वो नीचे टहल तो नहीं रहा, क्या ये मेरा भाई ही है। और मुझे ऊपर खड़े देखकर मेरे भाई ने भी इस तरफ करवट ली, लेकिन मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। मैं उसका चेहरा देख पा रहा था और इस तरह से डरे हुए मैंने उसे पहले नहीं देखा था। वो मेरी तरफ देखकर अजीब सी नज़र से पीछे देख रहा था और कह रहा था, वो देखो, वो देखो। और डर कर वो पीछे चला गया और उसने अपना गद्दा भी खींच लिया। वो इशारा कर रहा था मुझे पीछे देखने के लिए। मेरे पीछे कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उसे डरा कर रख दिया था और मैं भी अब डरने लगा था। मेरे पैर कांपने लगे थे, मुझ में हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़ने की। मैं क्या करता? मैंने हिम्मत जुटाई, अपना सर घुमाया, पीछे देखा। वो काली परछाई जो दूसरी तरफ मुंह करके हमेशा मुझे और मेरे भाई को नजर आती थी, आज उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया हुआ था। ये एक काला सा चेहरा था जिसकी सफ़ेद सी आंखें मुझे घूर रही थी। उसके बाल भी काले थे लेकिन चमक रहे थे, लेकिन बड़े बड़े दांतों ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं पीछे अपने गद्दे पर जा गिरा। वो वहीं पर खड़ा था और धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। उसके पार मुझे पीछे वाला वो वृक्ष नजर आ रहा था, जैसे कोई आत्मा हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हो और वो भी बेहद ही डरावनी। उसके बाद उसने कुछ कदम आगे की तरफ भरे। वो हमारे करीब आना चाहता था। इसे देखकर मैं और ज़्यादा डरने लगा। मैं अपने भाई के आगे आ गया था क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता था। वो मुझसे छोटा था, कहीं वो प्रेत आत्मा उसे नुकसान ना पहुंचा दे, और यहाँ से उतरने का कोई रास्ता नहीं था। हमें ऊपर से छलांग ही लगानी पड़ती क्योंकि सीढ़ियाँ तो उस प्रेत के बिल्कुल पास में थी। और उस प्रेत ने 2 कदम आगे बढ़े। हमारी तो बस चीख निकलने वाली थी कि वो धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गया। हमारे पास यहाँ से जाने को भी कोई जगह नहीं थी। यहाँ से निकलते तो कहाँ जाते, और ये प्रेत हमें समझ में आ गई थी कि हमारा ही पीछा कर रहा है। हम क्या करें? वो रात हमारी सबसे डरावनी रात थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाएं, और हम उस सड़क पर घूमते रहे। आसपास की गलियों में लोगों के घरों के पास से गुजरते समय हमें डर कम लगता। वो परछाई हमें दूर दूर नजर आती, और जब भी हम किसी के घर के पास से निकलते तो हमें वो परछाई दिखना बंद हो जाती। हमें उस डर का एहसास पूरी रात हुआ और हमने घूमते घूमते पूरी रात गुजार दी। हम चोर भी लगना नहीं चाहते थे, इसलिए एक घर के पास भी हम खड़े नहीं रह सकते थे। और सुबह रोशनी होते ही वो परछाई दिखना बंद हो गई, और हमें पता था आज किसी तरह से हमें इससे छुटकारा पाना है। हम क्या करें? हम आसपास पूछते रहे, लोगों से ये जानने की कोशिश करते रहे कि यहाँ अगर हमें प्रेत मिल जाए तो हम उससे छुटकारा कैसे पाएं। हमें ये तो पता था कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हम पर टोना टोटका कर रहा है, और इसी के सहारे हमें डराने की कोशिश की जा रही है, या भविष्य में हमें नुकसान भी हो सकता है। ये परछाई धीरे धीरे हमारे करीब आ रही है। पहले तो ये कमरे में ही नज़र आती थी, अब हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमें कुछ तो करना होगा। कई लोगों ने दूर दूर की जगह बताई। उसके बाद एक तांत्रिक का पता जब हमें चला कि वो यहीं एक कॉलोनी के पास छोटा सा टेंट लगा कर रह रहा है, तो हम भागते हुए वहाँ पहुँच आए। हमने उस तांत्रिक को बताया कि हमें लगता है हम पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। हमें एक काला साया नजर आता है, वो हमारा पीछा करता है, और कभी कभी तो लगता है वो काला साया कई रूप बनाकर हमारे आसपास घूमता रहता है। और कल रात हमारे साथ इतनी बुरी घटना हुई। वो तांत्रिक हैरान और परेशान था, और वो हमारी मदद करना चाहता था। वो हमारे साथ इस मकान में भी आया, और पहले वाले उस मकान में भी आया जहां हम रह रहे थे, और वहां प्रेत नजर आया था। उसने हर जगह देख ली और यही कहा, इन घरों में कोई प्रेत नहीं है। अगर प्रेत है तो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे उसका भी आभास नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें प्रेत अगर नजर आता तो तुम पर किसी ने टोना टोटका किया होता। इसके बाद उसने अपने उस टेंट के पास आग जलाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। बहुत सारी सिद्धियां थी शायद उसके पास जिसका वो इस्तेमाल किए जा रहा था, और हर बार कुछ नई बात बताता। लेकिन एक चीज़ उसके कहने वाली थी कि तुम पर किसी ने टोना टोटका नहीं किया। यकीनन तुम्हें वो मिट्टी, वो हड्डियां नजर आती हैं, लेकिन वो टोना टोटका के कारण नहीं हुई, वो किसी और कारण है। इसके बाद उस तांत्रिक ने कहा कि ऐसे समझ में नहीं आएगी,
आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। रात को ही पता चलेगा ये कैसी शक्ति है जो तुम्हें परेशान कर रही है। इसके बाद वो तांत्रिक हमारे साथ रहने के लिए आ गया। उसने बस जो कपड़े पहन रखे थे वही लेकर आया था। उसने कहा था, खाना तुम नहीं बनाओगे, खाना मैं अपना खाकर आऊँगा, तुम अपना खा लेना। मैं 8 बजे जैसे ही ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा, तुम तैयारी रखना। उसके बाद हमने बेड एक तरफ खिसका दिया, नीचे गद्दा लगा दिया जैसा उसने कहा था, और वो तांत्रिक 8 बजे हमारे घर पर पहुँच गया था। हम बेड पर लेटे हुए थे, खाना खा चुके थे और वो नीचे गद्दे पर लेट गया। हमारी तो जैसे आंख थोड़ी थोड़ी लग रही थी, लेकिन उस तांत्रिक की आंखें जैसे बिल्कुल फटी हुई थीं। पहले तो हमें यह भी डर लग रहा था कहीं ये कोई चोर उचक्का ना हो, हमारा सामान लेकर ना भाग जाए। लेकिन मेरा भाई उस प्रेत से इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसका कहना था ये हमारी किसी तरह से कोई मदद तो करेगा। हम 3 हैं, आज डर तो कम लगेगा ना। यहाँ हम तीनों सोए नहीं हुए थे, बल्कि जाग कर देख रहे थे आखिर यहाँ होता क्या है। और 10 बजे के करीब हमारे इस कमरे में अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई। वो काला साया नज़र तो आ रहा था, लेकिन कमरे के बाहर खिड़कियों से जैसे परछाई की तरह नज़र आ रहा था। बार बार उस चंद्रमा की रोशनी में वो खिड़की पर नज़र आता और अचानक गायब सा हो जाता। उसके बाद कमरे के अंदर कई चीज़ें अपने आप हिलना शुरू हो गई। वैसा ही साया अब कमरे के अंदर नज़र आ रहा था, और 10 बजे के करीब वैसा साया हमारे बेड के आसपास नज़र आना शुरू हो गया। हमारा बेड आज पहली बार ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, जिसे देखने के बाद उस तांत्रिक ने भी खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। बार बार वो दीवार पर जाकर अपना हाथ मार रहा था और पानी इधर उधर छिड़के जा रहा था, लेकिन इससे कुछ बात नहीं बन रही थी। हमारा बेड तेजी से हिलना शुरू हो गया, वो ऊपर और नीचे हो रहा था। तांत्रिक कुछ कर तो रहा था, लेकिन बात नहीं बन रही थी। उसके बाद तांत्रिक को किसी ने धक्का मारा। वो तांत्रिक फिर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा, लेकिन उसके बाद तांत्रिक चुप कर गया और कहने लगा, कमरे से बाहर आ जाओ, हमें यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कमरे से बाहर निकलो, जल्दी करो। उसके बाद हम जैसे ही कमरे से बाहर आए, वहाँ बाहर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी थी, बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ पर मिट्टी और हड्डियाँ लाकर छोड़ दी हो। और उसे देखने के बाद तांत्रिक और ज़्यादा डर गया और हमें कहने लगा, जल्दी से सड़क पर आ जाओ। हम भागकर सड़क पर आ गए और जैसा हमने उसे बताया था उसी तरह से हम घरों के आसपास घूमने लगे। हम जैसे जैसे चलते जाते वो साया जैसे हमसे दूर होता जाता। उस पूरी रात तांत्रिक ने भी हमारे साथ इसी तरह से गुजारी, और उसका कहना था कोई तो शक्ति है जो इस घर से जुड़ी हुई नहीं है, ना तुमसे जुड़ी हुई है, फिर भी तुम्हें तंग कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम प्रेत को इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकते, हमें उस चीज़ का पता लगाना होता है जिससे ये आत्माई शक्ति करीब आई है, और उस जगह जाकर ही ऐसा हल निकाला जा सकता है। अगली सुबह तांत्रिक बहुत गुस्से में था और उसका कहना था, तुम्हारे घर पर भी प्रेत नहीं है, तुम पर भी प्रेत का साया नहीं है, ये कहीं से कोई काली शक्ति है जो तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है, और ये एक आत्मा नहीं है, कई आत्माएं बार बार आ रही थी। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा था उन्हें रोकूं कैसे। मैं उन्हें कुछ समय के लिए भगा सकता था, लेकिन इससे हल नहीं निकलता। अब मुझे बताओ, तुम कहाँ से आए हो, कौन सी जगह पर तुम गए थे, क्या तुमने नया खरीदा है, घर पर क्या लेकर आए हो। उस चीज़ से मुझे समझ में आएगा कि ये प्रेत की शक्ति किससे जुड़ी हुई है। उसने हमारी एक एक चीज़ देखनी शुरू कर दी। उसके बाद उसका कहना था, ज़रूर तुम्हारी कोई पुश्तैनी ज़मीन होगी, तुम्हारे गांव में जाना होगा, और यहाँ से गांव जाने में काफ़ी समय लगता। और हमें तभी याद आया कि हमने नई ज़मीन खरीदी है। हम वहाँ पर एक दिन के लिए गए, उसके बाद से हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमें पहले लगा था हमने किराए का मकान लिया है, इसलिए ये प्रेत शक्तियाँ हमारे पीछे पड़ गई हैं। उसके बाद उस तांत्रिक को लेकर हम उसी ज़मीन पर पहुंच गए, और जैसे ही उस तांत्रिक ने उस ज़मीन पर पैर रखा, उसने अपना पैर पीछे हटा लिया और हमसे कहने लगा, अब पता चल गया, वो आत्मा यहीं से आ रही है, ये शैतानी ज़मीन लगती है, यकीनन यहाँ पर प्रेत जुड़े हुए हैं। मुझे इसका पता लगाना होगा। आज रात मुझे यहीं पर तप करना होगा, यहाँ पर आग जलाकर मुझे इनके बारे में पता लगाना होगा, और कल सुबह तक तुम्हारा हल निकल जाएगा। परेशान मत हो, ऐसी आत्माओं को मैं पहले भी संभाल चुका हूँ।
पूरा दिन वो हमारे साथ जाकर अलग अलग सामान लेता रहा। उसने कई खोपड़ियाँ जो अपने पास रखी हुई थी वो भी उस ज़मीन पर रख दी। उसने वहाँ पूरी तंत्र की विधि बना रखी थी और हमें कहा कि अब हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। उस रात 8 बजे हम तो घर आ गए। वो तांत्रिक उसी ज़मीन पर आग जलाकर कुछ कर रहा था और उसका कहना था इन शैतानी शक्तियों को मुझे काबू करना है, ये मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। हम तो रात को 8 बजे आ गए और आज रात हम अपने कमरे में बड़े सुख से सोए थे। कोई शैतानी आत्मा, कोई साया हमें नज़र नहीं आया। बहुत अच्छी नींद आई और अगली सुबह उठकर मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें पता था उस तांत्रिक ने काम कर दिया है, हमने उस शक्ति को खुद से दूर कर लिया है और सुबह 8 बजे ही हम उस ज़मीन पर पहुंच गए उसे धन्यवाद करने के लिए और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तांत्रिक वहाँ पर पड़ा था और हिल नहीं रहा था। एक तरफ लकड़ियों से धुआं निकल रहा था जो कल रात जलाई आग के कारण हो सकती है। हम जब उस तांत्रिक के पास गए, उसे हिलाया, वो जिंदा नहीं था। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे लेकिन एक भी कट नहीं बना हुआ था। नीले रंग के निशान, खरोंचने के निशान, लेकिन वो खरोंचे जैसे अंदर से बनी हुई थी। उसका शरीर भी बिल्कुल पीला सा फिर गया था, जैसे उसके शरीर में खून हो ही ना। तभी हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस भी जल्दी ही वहाँ पहुँच गई। हम पुलिस को बता रहे थे कि कैसे रात को वो यहीं पर साधना करने के लिए रुका हुआ था। हमने घर की कोई बात नहीं बताई, लेकिन उसके बाद तफ्तीश हुई और ये पता चला कि ये तांत्रिक शहर में अलग अलग कब्रिस्तानों में घूमता रहता है और नई नई जगह पर जाकर इसी तरह से साधना करता है। कल रात शायद उसके साथ किसी ने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन हम जानते थे ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। वो यहाँ पर साधना करके हमें उन शक्तियों से दूर करना चाहता था। भले ही उसने इन शक्तियों को दूर कर दिया, लेकिन अपनी जान ज़रूर दे दी। वो पूरा दिन तो हमारा वहीं पर निकल गया क्योंकि पुलिस बार बार हमसे पूछताछ किए जा रही थी। हर जगह पता किया गया और किसी ने भी कुछ नहीं बताया। किसी को ये पता ही नहीं था कि उस ज़मीन पर कुछ ना कुछ तो है जिसने उस तांत्रिक के साथ ऐसा किया है। रात को हम घर आ गए थे और हमें लगा हमने उस शैतानी शक्ति से पार पा ली है, लेकिन आज 8 बजे ही हमें उस कमरे के अंदर कई परछाइयाँ नज़र आ रही थी। हम खाना बनाकर जैसे ही उस कमरे के अंदर जाना चाहते थे, हमने दरवाज़ा खोला और सामने हमें 3 काली परछाइयाँ नज़र आईं और वो बेहद ही डरावनी थी। वो हमारा इंतज़ार कर रही थी और उनके मुंह से जैसे लार गिर रही थी, चमकती हुई लाल रंग की लार, जैसे खून थी। वो हमारा खून चूसना चाहते थे। ये खून यकीनन उस तांत्रिक का होगा और अब हमें कोई नहीं बचा सकता। वो पूरी रात हमने सड़क पर ही बिताई। हम घूमते रहे। पिछली कई रातों से ऐसा ही हो रहा था और हम तो सोच चुके थे अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। शायद हमें बचाने वाला अब कोई नहीं है। ये आत्माएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और अगले दिन हम लोगों से पूछते रहे कि हम कैसे छुटकारा पाएं किसी आत्मा से। किसी ने कहा किसी पंडित के पास जाओ, तो किसी ने कहा किसी दरगाह में जाओ। हम किसकी मानते। कल रात तांत्रिक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था और अब हमें कौन बचाता। तभी एक आदमी ने बताया कि जब तक आत्माएं यहीं पर रहती हैं वो किसी न किसी को तंग करती रहती हैं, लेकिन हरिद्वार में जब उन आत्माओं को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है तब उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हमें हरिद्वार जाना चाहिए, वहाँ हमारी मदद करने वाला कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। हम उसी दिन हरिद्वार के लिए निकल गए। भीड़ भाड़ में हमें भी अच्छा ही लग रहा था और 15 से 16 घंटे लग गए हमें हरिद्वार पहुँचने में। भीड़ भाड़ में अंधेरा भी हो तो डर नहीं लगता और वो पिशाच या प्रेत क्या थे वो आसपास हमें नजर आते ही रहे। वो दूर थे, इसीलिए हम भीड़ में छिपते रहे। बिल्कुल चोरों जैसा एहसास हो रहा था हमें। हम उन आत्माओं से बच रहे थे। हरिद्वार में पहुंचते ही हमारा डर लोगों ने पहचान लिया था। हमने वहां पहुंचकर एक पंडित से पूछा आखिर कैसे निपटारा करें। हमारे पीछे एक ऐसी आत्माएं आ रही हैं जो हमें परेशान करके रखे हुए हैं और वो शायद हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। वो पहले भी एक तांत्रिक को मार चुकी हैं। उस पंडित ने वहां पर पूजा की।
उसके बाद वो हम पर कई मंत्रों का उच्चारण करता ही रहा। उसके बाद उसने कहा, तुम पर किसी ने टोना टोटका नहीं किया है। ये कहाँ से आई हैं आत्माएं? मैं तुमसे उन आत्माओं को दूर तो कर दूंगा, वो दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है उस ज़मीन पर पहुंचते ही वो आत्माएं तुम्हारा पीछा करने लगी, तो जब तुम उस ज़मीन पर जाओगे तो वो आत्माएं दोबारा आ जाएंगी। और इतनी मेहनत से इतने पैसे खर्च करके तुमने ज़मीन खरीदी है, घर बनाओगे उस पर, तो तुम उसे छोड़ तो पाओगे नहीं। हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए थे। वो पंडित सच कह रहा था। ज़मीन को हम छोड़ थोड़े ना सकते हैं। हमारी सारी उम्र की कमाई थी वो। पापा को रिटायरमेंट में मिले पैसे से हमने उस ज़मीन को लिया था। उसे इस तरह से छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। दोबारा गांव में चले जाएंगे और वहाँ पर रहने के लिए भी हमें कुछ खास मिलेगा नहीं। सब पैसे लग चुके हैं हमारे वहाँ पर। क्या करेंगे अब? हम उस पर घर बनाना चाहते हैं। उस पंडित ने कहा, तुम्हें दोबारा उसी ज़मीन पर जाना होगा, वहाँ पर खुदाई करवानी होगी। यकीनन वहाँ पर तुम्हें हड्डियाँ मिलेंगी। इसी तरह से जब किसी ज़मीन को शापित बना दिया जाता है, वहाँ हड्डियाँ मिलती हैं। पुराने ज़माने में जब लाशों को इसी तरह से दफना दिया जाता था तो वहाँ पर आत्माओं का वास हो जाता है। अब वहाँ पर ज़रूर तुम्हें खुदाई करवानी तो होगी ही। इस तरह से हड्डियाँ निकलेंगी, उसे इकट्ठा कर लेना और यहाँ गंगा में बहाने के बाद कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। हमारी आंखों से आंसू निकल आए थे और हमने कहा कि अगर हम वहाँ पर गए, उस ज़मीन पर खुदाई करवाई तो एक दिन तो लगेगा ही, और वहाँ पर यकीनन वो आत्माएं हमें छोड़ने वाली नहीं। वो पंडित भी हैरान था, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे और वापस जाएंगे। उसके बाद दोबारा आने में जो समय लगेगा उसमें कुछ भी तो हो सकता है। हमारी सेहत पहले से ही बहुत ख़राब हो चुकी थी, सो हम पा नहीं रहे थे और वो आत्माएं हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। इसके बाद उस पंडित ने हमें गंगा जल एक बोतल में भर कर दे दिया और कुछ विभूति भी हमारे हाथ में पकड़ा दी और कहा कि उन हड्डियों को इकट्ठा करवाओ। पास में जो भी नदी लगती है उसमें इस गंगा जल को छिड़क देना या इसे उड़ेल देना और उन हड्डियों को वहीं पर पानी में डाल देना, और इसके बाद उन आत्माओं का अंत ही संभव है। हम अब भी परेशान थे, क्योंकि उस ज़मीन पर खुदाई करवाने में भी काफ़ी पैसे लगते और जितनी हड्डियां निकलती उसे हमें पानी में बहाना पड़ता, और अगर सब हम निकाल नहीं पाते तो क्या? पंडित के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, यह भी मुश्किल है तो इससे भी आसान कर देता हूँ। एक ईंट पर ये गंगा जल को छिड़क देना, उस ईंट को पूरी तरह से नहला देना एक बाल्टी में, उसके बाद उस ईंट को उस ज़मीन में गाड़ देना। कोई आत्मा वहाँ जिंदा नहीं रह पाए, कोई आत्मा वहाँ बच नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने उसारी कर दी होगी। ऐसी ज़मीन पर आत्माएं अपना कब्ज़ा बना लेती हैं, और जब भी उन्हें लगता है कि वहाँ पर रहने के लिए कोई और आ रहा है तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। जब तुम उस ईंट को वहाँ गाड़ दोगे और गंगा जल छिड़कने के बाद, तो वो आत्मा वहाँ से दूर चली जाएगी। इसके बाद हम हरिद्वार से निकले और दोबारा कानपुर में पहुँच गए। हमें फिर से लगभग 1.5 दिन लग गया था और यहाँ हमारे पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली थी। हम डरे सहमे हुए उसी ज़मीन पर जाने वाले थे और हम में हिम्मत नहीं थी वहाँ जाने की। वहाँ अंधेरा हो गया था पहुँचते पहुँचते, और रात हम कैसे गुजारते हमें पता नहीं था। इसके बाद हम उस गली में घूमते रहे और रात निकालने की कोशिश करते रहे। उस रात हमें गली में भी प्रेत नजर आ रहे थे जो हमारा पीछा करने लगे थे। वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे और हम भीड़ में जा नहीं सकते थे। रात को लोग बाहर ही नहीं निकलते, हम किसके घर जाते? वो रात हमने भागते भागते बचते बचते ही निकाली और आधी रात को हम मंदिर के बाहर ही लेट गए। इस तरह से बड़ी मुश्किल से हम सो भी पाए थे और वो प्रेत दूर ही नजर आते रहे। अगली सुबह जैसा ही उस पंडित ने कहा था वैसा ही हमने उस ईंट पर गंगा जल छिड़का और उसी ज़मीन में गाड़ने की कोशिश की, और उस दिन वो ज़मीन थर्राई थी। हमने थोड़ी सी मिट्टी हटाई और जैसे ही हमने ईंट गाड़ दी, ज़मीन थर्राने लगी थी, जैसे मिट्टी के कण हिल रहे हों। वहाँ पर एक भी पौधा नहीं लगा हुआ था, ना ही एक घास का कण था।
हमने उस ईंट को काट दिया और ऊपर मिट्टी भी डाल दी और उसके बाद पंडित ने जैसे कहा था गंगा जल पूरी ज़मीन पर ही थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया। जैसे ही हम गंगा जल को हर जगह छिड़कते वहाँ से जैसे भाप सी उठती। वो हल्की हल्की भाप थी जिसे देखकर हमें खुशी हो रही थी। अब तो हमें छुटकारा मिल जाए इस प्रेत से। कैसे प्रेत हैं जो हमें मारना चाहते हैं। और ये वो आखिरी दिन था जब हमें ये अजीब एहसास हुआ था। उसके बाद अगली रात हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। बिल्कुल आराम से रात कटी और कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। कुछ दिनों बाद हम दोबारा उस ज़मीन पर गए और वहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा उगता हुआ घास देखा जिसे देखकर हम खुश हो गए। आखिरकार हमने उस प्रेत से छुटकारा पा लिया था और ये ज़मीन भी शाप से दूर हो गई थी। अब तो हमने वहाँ पर लगभग पूरा घर बनवा लिया है और रहने के लिए भी आगे वाले कुछ महीनों में आ ही जाएंगे। अब भी हमें वो घटना याद आती है। हमने पापा को ये बात के बारे में नहीं बताया, फिर भी हमें डर लगता रहता है कहीं दोबारा वैसी प्रेत आत्मा से हमारा सामना ना हो जाए।